स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। पार्ट 3 यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के टॉप 14 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम एमपी सब इंजीनियर या फिर आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इससे पहले के जो आपके पार्ट 2 है उनको भी एक बार आप लोग देख लेना, क्योंकि हर एक पार्ट में आपको मैथ्स के अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। वो सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सवाल जो आपको नॉर्मली किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। तो आज फिर से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में आपका समय बहुत कम बचा है। अब आपको करना है क्या, मात्र ये मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ये वीडियो देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट पर डे एक जरूर लगाना है और उस मॉक टेस्ट को अच्छे से आपको एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस के आधार पर आपको अपनी आगे की तैयारी करनी है। बस इतना करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा आप लोग तैयारी करके आ चुके हो क्योंकि एग्जाम आपका 2-3 बार पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करने से पहले अगेन परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। मॉक टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेनी है। आपको परीक्षा प्रो की मेंबरशिप लेने के बाद 1 साल तक कोई भी आप एग्जाम दो, कोई भी। अब हर बार हर एक एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट परचेज नहीं करना। एक बार मेंबरशिप ली, सारे मॉक टेस्ट आपके अनलॉक, मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं चाहे फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, हर एक मॉक टेस्ट आप इजीली दे सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले सवाल से। सवाल आप लोगों के सामने टाइम एंड डिस्टेंस का। एक ट्रेन 2.5 घंटे में एक समान गति से 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 450 किलोमीटर समान गति से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होंगे, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे स्पीड कैसे निकालते हो, स्पीड निकालते हो आप डिस्टेंस अपॉन आपका टाइम। ठीक है, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकालते हो आप डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। ठीक है, और डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप लोग, डिस्टेंस निकालोगे आप स्पीड मल्टीप्लाइड बाई आपका टाइम। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीजें क्या पता होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर से, यहां पर अगर आप लोग, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर जाना मीटर पर सेकेंड में जाना चाहूं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 का। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 का। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ इस सवाल पर। बेसिक सा सवाल है, सभी से बन गया होगा, अभी तक आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा। देखो अगर मैं बोलूं आप स्पीड बताओ, किस स्पीड से आप पहली कंडीशन को पार किए होंगे। मतलब पहली कंडीशन में डिस्टेंस थी आपकी 225, कितना समय, 2 सही 1/2, मतलब 2 और 2 4 और 1 आपका 5/2, यही होना चाहिए। मतलब 5 से काटोगे 5 से काटोगे, यहाँ पर 5 4 20, 5 5 25, मतलब यहाँ पर आपका टोटल 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा होगा। 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा होगा। अब इसी स्पीड से आप इस डिस्टेंस को अगर पार करोगे तो कितना समय लगेगा। समय निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, टाइम बराबर आपका होगा 450 और यहाँ पर आपका 90। मतलब बेटा यहाँ पर साफ है, 0 से 0 काट कैंसिल आउट करोगे, 9 से 5 बार, मतलब 5 घंटे का आपको समय लगना चाहिए था। मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो जो भी सवाल आप लोगों के सामने आए, सबसे पहले आप उनका पोस्टमार्टम करना अच्छे से, हर एक कॉन्सेप्ट को देखते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग 14 सवाल इसीलिए लेके आएंगे क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना उसमें 14 सवाल आएंगे। एग्जाम में 14 सवाल आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे, तो हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 14 में से 14, मतलब 14 आउट ऑफ 14। ठीक है, और सेम वैसा ही आपका जैसा एग्जाम होगा ना, सेम वैसा ही पैटर्न, वैसा ही लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल पर। 15 संख्याओं का 15 संख्याओं का एवरेज आपको देखिए रखा है 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत आपको देखिए रखा है 32 है। शेष 2 संख्याएं हैं वो बराबर है, तो आपको बताना उन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक की वैल्यू क्या है। उन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक की वैल्यू क्या है। सवाल आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस वही आपको करना है। बेसिक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली आप लोग कर लोगे। एवरेज की जब बात आएगी तो एवरेज में आप लोग क्या करोगे,
एवरेज निकालोगे कैसे? टोटल सम बटे आपका टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर यही होगा, टोटल सम बटे टोटल नंबर। और एवरेज के चैप्टर में और कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? सबसे पहला, अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हो, अगर आप लोग एवरेज स्पीड निकालते हो तो क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका यहाँ पर टोटल टाइम। ये दो बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एवरेज स्पीड अगर आप निकालते हो, ये आप टाइम एंड डिस्टेंस में भी देख सकते हो, ये आपका एवरेज में भी आएगा, ठीक है। ये मिक्स आपका कॉन्सेप्ट है टाइम एंड स्पीड का और आपके एवरेज का, कि एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम। अब आ जाओ इस सवाल पर, देखो ध्यान से समझना। 15 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना है? 30। तो यहां पर कितना मिलेगा? 450, ठीक है, 450। 13 संख्या, इन्हीं में से 13 संख्याएं देखोगे तो यहां पर कितना इनका एवरेज मिलेगा? 32। मतलब यहां पर 15, 13 दूनी 26, 2 कैरी करोगे, 13 3 39 और 2 आपका 41, ठीक है। यहाँ पर कितनी संख्याएं आपकी कम हो चुकी हैं? वो संख्या आपकी 2 कम हो चुकी हैं, जिनके कारण आपका एवरेज यहाँ पर थोड़ा सा, या फिर टोटल मार्क्स थोड़े से आपके कम हुए हैं। और वो कितने कम हो गए? 50 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा? 30, मतलब 34, 34। अब आप खुद बताना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। इन दो के कारण ना आपका टोटल मार्क्स 24 घटा है, मतलब दोनों का सम 34 है। तो एक कितने का होगा? कैसे पता? एक, भाई दोनों संख्या कैसी है? बराबर, मतलब पहली संख्या 17 की, दूसरी संख्या 17 की, 17 17 का होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो इस सवाल को आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना है और उनके जो बेसिक्स है वो आपको इस तरीके से रिवाइज करनी है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ये वाला ध्यान से समझना। जियोमेट्री आपका चैप्टर का नाम है, और जियोमेट्री के अंदर जो आपका ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर आपका लगेगा। ट्राइंगल मतलब आपका त्रिभुज का, त्रिभुज की प्रॉपर्टी थोड़ी सी यहाँ पर आपको रिवाइज करनी है। त्रिभुज एबीसी में ए बी आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर, बी सी आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, ए सी आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर। एडी बी ए सी का एंगल, बी ए सी का आपका समद्विभाजक है, जहां यहां डी आपकी बी सी पर स्थित एक बिंदु है। डी है वो बी सी पर एक स्थित आपका बिंदु है। तो डीसी की माप आपको बतानी है। एक टायर में 3 पंक्चर होते हैं, एक टायर में 3 पंक्चर होते हैं। यार ये सवाल ना थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, इसे आप लोग यहां से साफ करो, ठीक। सवाल आपका केवल यहीं तक है, ठीक है, सवाल आपका केवल यहीं तक है। बाकी ये टायर में जो पंक्चर हो रहा है ना, इसे हटाओ आप। टायर में पीछे पंचर कहां से हो गया? ये 2 सवाल इन्होंने मिक्स कर दिए, ठीक है। ये सवाल यहां से हटा लो, ये आपके काम का नहीं, आपके काम का केवल इतना सवाल है, ठीक है। क्लियर है? आपके काम का केवल इतना सवाल है। चलो यार एक बात बताना, सबसे पहले आप समझना, ये अगर आपका कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। यहां पर ये वाला, ये एंगल वाई सेक्टर था, एंगल वाई सेक्टर था। ये प्रॉपर्टी में अच्छे से आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसे आप लोग लिख लेना अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो यहां पर जो मेन प्रॉपर्टी लगेगी ना, एंगल ए बी बटे आपका एंगल ए सी बराबर हो जाएगा आपका बी डी बटे आपका डी सी बटे आपका डी सी। ये आपका कोण समद्विभाजक एंगल बाई सेक्टर का प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये आपका कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपका एंगल वाई सेक्टर थ्योरम हो जाएगा, कि अगर कोई भी एंगल, कोई भी शीर्ष कोण सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, या फिर एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ए बी बीडी के और ए सी सी डी के आपके अनुपात में बराबर होगा। अनुपात में बराबर होगा, एक्जेक्ट बराबर नहीं होगा,
यहां पर देखोगे अगर इस सवाल को, यहां पर देखोगे अगर इस सवाल को, तो यहां पर ध्यान से समझना, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सी, ठीक है। ए बी 7 है और आपका बी सी 10 है, ए सी 8 है, हाँ बी सी 10 हो जाएगा, बी सी 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 8 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, यदि ए डी, यदि ए और डी, यदि ए डी बी ए सी का, बी ए सी का एंगल द्विभाजक, एंगल मतलब कोण समद्विभाजक है, तो आपको बताना है बी डी पर, जो डी बी सी पर स्थित है, तो डी सी की वैल्यू बताओ, मतलब आपको ये वाली वैल्यू बतानी है, ये वाली आपको वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ, अगर मैं अनुपात की बात करूं, अगर मैं अनुपात की बात करूं, तो यहां पर जो अनुपात है ना, ये 7 का होगा और ये 8 का होगा। यही तो हम लोगों ने देखा, ए बी 7, ठीक है, ए बी बराबर होगा बी डी के अनुपात में, और यहाँ पर ए सी बराबर होगा आपके डी सी के अनुपात में। और यहां से लेकर यहां तक पूरे की वैल्यू आपको पता है, आपको डी सी की वैल्यू बतानी है, आपको डी सी की वैल्यू बतानी है। अगर अनुपात में बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 10। अब 10 में से आपको इस 8 की वैल्यू निकालनी है, 10 में से आपको इस 8 की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितने, 7 8 15, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 3 15, मतलब 8 दूनी 16/3। और यही हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये सवाल आप लोगों से तभी बनेगा जब आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से यहाँ पर देख लेना, मैंने एक बेसिक तरीके से आपको समझा दी है कि अगर कोई भी कोण समद्विभाजक होता है, कोई भी एंगल वाई सेक्टर होता है, तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों के बराबर आपको बांटना है, साइड का रेशियो बराबर रखना है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, अनुपात बराबर होगा, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये वाला सवाल आपको इस टाइप का समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले चौथे सवाल पर, कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल। एक व्यक्ति ए है, अपनी आय का 65% भाग खर्च करेगा, उसकी आय 20.1%, 20.1% अगर बढ़ जाती है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी कहीं ना कहीं 20% बढ़ जाता है, तो आपको बताना है अब इनकी भाई साहब की बचत में कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगा। और जो भी आपका आंसर आएगा वो दशमलव के एक स्थान तक ही आपको लेकर आना है। इतनी आपको उन्होंने रिहाई दे दी कि दशमलव के एक स्थान तक आप लोग अपना आंसर लेके आना। 4 ऑप्शन है, सबके सब दशमलव के एक स्थान तक हैं, 20.3, 17.7, 21.5, 18.9, और वृद्धि और कमी साथ में। देखो जब भी ऐसे सवाल है ना, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पर जो 65% रखा है इसे उठाओ। 65% को अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो 65/100, 65/100 मतलब 13/20, यही आएगा। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है, अगर इन भाई साहब की ये इनकम होगी तो इनकम में से कुछ पार्ट खर्चा भी होगा और कुछ पार्ट यहाँ पर बचत का भी होगा। क्लियर है। अब खुद एक बात बताना, अगर इनकी इनकम 20 रुपए है, अगर इनकी इनकम 20 रुपए है, खर्चा कितना करेंगे ये 20 का 65% मतलब 13 भाग, 20 में से 13 भाग अगर इन्होंने खर्चा किया है तो बचाया कितना होगा, 7 भाग। बचाया कितना होगा इन्होंने, 7 भाग। अब इनका अगर 20.1% कुछ निकालोगे या इनका 20% निकालोगे तो आप दशमलव में चले जाओगे। तो इससे अच्छा एक काम करो, आप यहां पर एक एक दो दो जीरो बढ़ा लो, दो दो जीरो अगर बढ़ा लोगे तो अब मतलब साफ है क्या, कि अगर इन भाई साहब ने, अगर इन भाई साहब ने 2000 रुपए कमाए होंगे तो 1300 रुपए का खर्चा किया होगा और 700 रुपए बचाए होंगे। अब एक पॉइंट समझना, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव में हम लोगों को उलझना नहीं है, दशमलव में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। यहां पर इनकी आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी, प्लस 20.1% की, यही हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं 2000 का, ठीक है,
20.1% की वैल्यू बताओ। पॉइंट हटाओगे 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, तो यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2402, ये होना चाहिए, ठीक है। और इनके व्यय में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी, मतलब यहाँ पर अगर देखोगे ये भी 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो 13 दूनी 26, 260 बढ़ जाएगा, मतलब 1560 हो जाएगा, यही होगा। अगर 1300 का, ठीक है, 120% निकालोगे तो यहाँ पर 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना 1560, ठीक है। ये सारी आपकी कैलकुलेशन थी। अब समझना आपको करना क्या है। नई परिस्थिति के अनुसार आप 2402 रुपए कमाओगे और 1560 रुपए खर्चा करोगे। बचाओगे कितना, 2402 रुपए कमाया, 1560 रुपए खर्चा किया, तो बचाए कितना 2, ठीक है। 4 और 3 और 5 आपका 8, मतलब 842, कितना 842। अब आप खुद बताओ कि भाई 700 कमाया, पहले आप लोगों की बचत 700 रुपए थी, अब आप लोगों की जो बचत है वो 842 रुपए है, मतलब 142 रुपए आपने बढ़ा लिया। किस पर, 700 रुपए पर। परसेंट निकालोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, ठीक है, 7 एकम 7, 7 4 28, 7 3 21, 3 के समथिंग आएगा, ठीक है, 3 के समथिंग आएगा, मतलब वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर। अब ये सब हम लोगों ने क्यों किया, क्योंकि भाई यहाँ पर ये परसेंटेज जो देखे रखे हैं ना, ये थोड़े से खतरनाक है। अगर नॉर्मल परसेंट होता तो 100 मान के हम लोग सॉल्व कर सकते थे कि 100 इनकम है, खर्चा इतना है, और आपका 100 मान के अभी भी कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा से उलझ जाओगे। तो इससे अच्छा है 100 कैसे मानोगे, 100 यहाँ पर, 65 यहाँ पर, 35 यहाँ पर, फिर आपको इनका परसेंट निकालना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आप लोग उलझ जाओगे। तो इससे अच्छा है आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व करो, ठीक है। दोनों तरीके 100 प्लस और फ्रैक्शन। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। अब ये सवाल देखना, पिछले पार्ट में भी मैंने आपको इस टाइप के एक सवाल की प्रैक्टिस कराई थी। अब सेम आपको वापस से उस प्रैक्टिस को रिवाइज करना है, क्योंकि पूरी पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे अलजेब्रा से बेस्ड। 14 सवाल आएंगे, टोटल टॉपिक देखोगे 28 से 30 है, मतलब 2 टॉपिक से मिलाकर एक सवाल में भी अगर आया तो ऐसे मिलाकर आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। और हम लोग का तो टारगेट पूरे में से पूरे मार्क्स का है। सवाल आप लोगों के सामने है, x प्लस वाई प्लस आपका z बराबर अगर 18 है, x बाई जेड आपको 8 देके रखा है, x बाई बाई जेड, और zx आपको 90 देके रखा है, तो x क्यू बाई क्यू और z क्यू प्लस x बाई जेड, इनकी आपको वैल्यू बतानी है, इनकी आपको वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 18, एक्स वाई जेड 8 है, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स बराबर यहां पर कितना हो जाएगा आपका 90। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन निकालनी पड़ेगी। निकालनी क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगला जो आपका फॉर्मूला है ना, वो आपका इसी से बनेगा, वो आपका इसी से बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो याद रखना, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो बेटा इसका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस माइनस आपका 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आपका जेड एक्स, ये होगा। तो यहां पर करोगे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई जेड मतलब 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स 90, 90 दूनी 180, तो यहां पर आपको मिलेगा क्या 4 144, यही मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये 144 है तो यहां पर एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस आपका 3 एक्स वाई जेड, याद है सभी को, वही फॉर्मूला उठाओ।
ठीक है, वही फॉर्मूला उठाओ। कैसे लगाओगे? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस आपका जेड क्यूब माइनस 3 XY Z बराबर आपका एक कोष्टक में आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे कोष्टक में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा आपका माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं बोलूं कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस XYZ मतलब 8 8 3 24, यही मिलेगा यहाँ पर। XYZ की वैल्यू 8 8 3 24 बराबर XYZ यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर 114 माइनस और यहाँ पर आपका 90। ठीक है, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालोगे तो बेटा यहाँ पर कितना मिलेगा 4। ठीक है, और यहाँ पर एक और एक आपका 2 और मल्टीप्लाई भैया 18। ठीक है, 18 4 72 7 कैरी करोगे 18 दूनी 36 36 और 7। ठीक है, 18 4 72 XYZ 8। ठीक है, 18 4 36 72 7 कैरी करोगे 18 दूनी 36 36 और 4 7 43 43, ये आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए आपका 143 और ये ले जाकर अगर इधर रख दोगे, ये ले जाकर अगर इधर रखोगे, ये थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर सही आया 144 आया। ठीक है, XYZ 90 आया, 24 आया, XYZ 18। ठीक है, XYZ आपका 8, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 432 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर एक बार 32। ठीक है, 24 तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 2 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 और यहाँ पर आपका 4 456। तो यहाँ पर इतने की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 456। ठीक है, और प्लस XYZ यहाँ पर आपका 8। यार ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है गलत। 464 थोड़ी ना आएगा। देख लेते एक बार कहाँ गलत हुआ है। कॉन्सेप्ट आपका सही, मतलब फॉर्मूले आपको यही लगाने पड़ेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इनका एक्स प्लस वाई प्लस 18 का 324 आएगा और यहाँ पर 90 दूनी 180 आएगा। इनको घटाओगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 324 में से घटाओगे 180। ठीक है, 4 2 और 2 आपको 4 और यहाँ पर 144 ही होगा। ठीक है, 144 आ गया, ये भी ठीक है। यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पर रखोगे 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 144 और माइनस यहाँ पर आपका 90। अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया, 114 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत है। 114 लिख दिया, बोल सही रहा हूँ लेकिन लिख गलत रहा हूँ, तो इससे आपका आंसर ही बदल गया। ठीक है, ये गलत है। मैं बोला था ना, जब आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप लोग खुद से फील करने लगोगे कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, लेकिन ये होगा तब जब खुद की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अगर 144 4 और 1 5 54। ठीक है, यहाँ पर 54 आएगा, कितना आना चाहिए आपका 54। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 18 4 36 72 7 कैरी करोगे 18 पंजे 90 90 और 7 97 97। ठीक है, अब यहाँ से 24 को लाओ, अब यहाँ से 24 को लाओ। ठीक है, अभी भी गलत लग रहा है मुझे यहाँ पर, अब ऐसा 54 आएगा। ठीक है, 18 4 72 97 4 2 6। ठीक है, 4 और 2 आपका 6 7 और 2 आपका 9 और यहाँ पर 9। ठीक है, 996 में ये अभी भी क्या गलत है, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। एक बार फिर से वापस से देखता हूँ कि यहाँ पर है क्या, गलती क्या है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर 18 54। ठीक है, 144 में से 54 54 और 54 में अगर 18 का मल्टीप्लाई करोगे 8 4 32 मतलब 3 कैरी करोगे 8 5 40 और 3 43 और 4 आपका। ठीक है, 47 मतलब 7। ठीक है, 7 आएगा और यहाँ पर 5 एकम 5 और 4 आपका 9। ठीक है, 5 और 4 आपका 9 और 9 में यहाँ पर 3 XYZ मतलब यहाँ पर कितना है 8 8 3 24 को आप बढ़ा दो तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 2 6 7 2 9 और यहाँ पर आपका 9 996 ही आएगा 996 और प्लस आपका XYZ 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 8 4 14 एक कैरी करोगे 9 और 1 10 एक कैरी करोगे 9 और 1 10। देख लेना आपका। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है,
बाकी देख लेना इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी सवाल हो आपको इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, ये एक बार आप लोग खुद से वापस से ट्राई कर लेना, कॉन्सेप्ट वही है जो इसके पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था। एक सवाल उम्मीद है कि डिविजिबिलिटी रूल से आपको देखने को मिलेगा, मतलब विभाज्यता के नियम से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, उम्मीद है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम जो सवाल बनाए जा सकते हैं विभाज्यता के नियम से कंपोजिट नंबर के, वो हम लोग एक बार देख लें। जैसे यहाँ पर देखो 8A 5 1 4, ठीक है, और आपका 6B, ठीक है, ये होगा। ये बेटा आपका डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल है? ये आपका 88 से डिविजिबल है, ठीक है। और 88 का मतलब क्या है? 88 का मतलब है आपका 11 मल्टीप्लाइड बाई 8, 11 मल्टीप्लाइड बाई आपका 8, यही होगा। मतलब 8 से भी जाएगा, 8 के साथ 11 से भी जाएगा। तो 8 से कैसे जाएगा? लास्ट के 3 डिजिट, मतलब 4 6 और आपका B, 8 से डिवाइड दोगे 8 5 40, ठीक है, 6 और B, और 8 8 64, मतलब B बराबर कितना मिलेगा? B बराबर मिलेगा 4, ठीक है। B बराबर कितना मिलना चाहिए यहाँ पर? 4, क्लियर है। 11 का नियम क्या बोलता है भाई? 8 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 आपका 17 4 21, यही होगा। 1 और 6 आपका 7, मतलब A प्लस आपका 7 बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका? 11। जीरो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर मैं 3 को रख दूं तो 7 और 3 10, 10 में से अगर 21, 21 में से अगर 10 घटाओगे तो यहाँ पर 11 मिलेगा। तो A बराबर 11, A बराबर 3, ठीक है। मतलब साफ है, A इंटू बी की वैल्यू बतानी है, A इंटू बी की वैल्यू बतानी है। A कितना है? 3, B कितना निकाला आपने? 4, तो 12 इस सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर। आप भी कोशिश करना, मतलब डिविजिबिलिटी विभाज्यता के जितने भी सवाल हैं उनको एक बार खुद से लगाकर चेक कर लेना, ठीक है। अगला सवाल, एक लकड़ी के बेलन का वक्र पृष्ठ को 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी? 1 मीटर का आपका खर्चा हुआ कितना? 50। इसका व्यास 70 देके रखा है, ऊंचाई आपको 6 देके रखी है। थोड़ा सा ध्यान देना यूनिट का, यहाँ मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, मतलब इस सेंटीमीटर को किस में बदलोगे? मीटर में। और बदलने के लिए पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया था करना क्या है, फिर से समझाता हूं। मेरा एक दोस्त है जो क्या है? खान, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, बन गया डीएम, ठीक है। चलता अभी भी है डीसीएम गाड़ी पर, मतलब किलो, हेक्टो, ठीक है, डेका, मीटर, और यहाँ पर डेसी, सेंटी, ठीक है, और आपका मिली। मतलब साफ है, ऊपर से नीचे पर आओगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर से नीचे आओगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, हर जगह। और यही अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे, यही अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो 10 का डिवाइड दोगे, ठीक है, 10 का आप डिवाइड दोगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, मैं कल भी पिछले वाले पार्ट में भी बताया था और इस पार्ट में आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होती हैं, यूनिट कन्वर्जन से चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करोगे? इसे सेंटीमीटर से आप वापस मीटर पर जाओगे। कहां पर जाओगे? मीटर पर। मतलब जितने स्टेप आगे बढ़ोगे उतने जीरो। मतलब यहां पर आपको डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है आपको? 70 बटे 1 जीरो 2 जीरो, मतलब 2 जीरो से। मतलब यहाँ पर 7 बटे 10 मिलेगा आपको त्रिज्या, ठीक है, 7 बटे 10 मिलेगा क्या? त्रिज्या। तो एक बात बताओ, ये बेलन है आपका, ये आपका बेलन था। इस बेलन पर अगर आप पॉलिश करोगे तो कहाँ करोगे? इसके सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया पर मतलब यहाँ पर कितना होगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई आपका 50। 50 क्यों? क्योंकि 1 मीटर का आपको 50 रुपए पे करना पड़ेगा, तो इतने का 50 की रेट से। तो यहाँ पर 2 पाई मतलब आपका 22/7। त्रिज्या कितनी है आपकी? अच्छा ये व्यास है, व्यास की आधी त्रिज्या होगी, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7/20। 20 मतलब 10 में आपने 2 का डिवाइड दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हाइट कितनी आएगी? यहाँ पर आपकी 6। हाइट कितनी आनी चाहिए? यहाँ पर आपकी 6, यही होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक काम करो, कैंसिल आउट करो, 0 से 0 काटोगे, ठीक है। एक लकड़ी के बेलन को वक्र पृष्ठ को 50 मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत आपको बतानी है, क्या होगी? वक्र पृष्ठ पर करना है, ना कि टोटल सरफेस एरिया पर, ठीक है। इसका व्यास आपको इतना दे दिया और मीटर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 से 2 काटोगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, एक कैरी करोगे, 12 और 1 13, 132/10 आएगा, ठीक है, 132/2। यार ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे ये भी लिखा है मान लीजिए 2, मान लीजिए 2 क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, इसे मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन आपके यहाँ पर तो नहीं आएंगे, ऑप्शन आपके ये तो नहीं आएंगे, ऑप्शन आपके गलत है, या फिर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत टाइप हुआ है, ठीक है, जिसके कारण आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है। एक बार आप लोग बेलन के जो भी कॉन्सेप्ट है ना उन्हें देख लो, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। बेलन के जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं वो एक बार देख लो आप लोग। सबसे पहले क्या आएगा, बेलन का वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये कोई बेलन है, ये कोई बेलन है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पाई r² h, ठीक है, h। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2 पाई RH तो आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस आपका 2 पाई r² और हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और यहाँ पर वक्र पृष्ठ का मतलब होता है आपका सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिकल एरिया, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना, एक बार खुद से भी ट्राई कर लेना। बाकी जो मेन जो सीखने की चीजें थी वो हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अगला सवाल, अब ये वैसे तो उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी लोग जनरली बच्चे इस पैटर्न को छोड़कर जाएंगे। इस पैटर्न को मतलब किस्त वाले इंस्टॉलमेंट के सवाल जो भी आपके आएंगे उनको वो छोड़कर जाएंगे सिंपल और कंपाउंड में। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर आता भी है तो आप लोगों से बन जाए, और यहाँ पर कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को सीखने की। देखो यहाँ पर 4,620 रुपए की राशि है, आपको 2 समान किस्तों में लौटानी है। ब्याज की दर वार्षिक रूप से आपको रखनी है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10%, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंस्टॉलमेंट देना है। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताओ, प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर सबसे मैं पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये होता है इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट बटे यहाँ पर आपका 1 + r/100। पहली किस्त है तो पावर 1 लगा देना, ठीक है, प्लस ये इंस्टॉलमेंट आपकी दूसरी, बराबर ही इंस्टॉलमेंट होगी, पहली दूसरी तीसरी सब बराबर ही होती है, इंस्टॉलमेंट तो आप एक बराबर ही दोगे ना। यहाँ पर 1 + r/100, और यहाँ पर आपका दूसरी किस्त है तो पावर 2, और ये इंस्टॉलमेंट आपकी तीसरी, इंस्टॉलमेंट पहली दूसरी तीसरी सब बराबर होंगी, 1 + r/100 और पावर 3। ऐसे इंस्टॉलमेंट आपकी बढ़ती जाएगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, अमाउंट, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, अमाउंट। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, और जनरली इस कॉन्सेप्ट वाले सवालों को बच्चे छोड़कर जाएंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अभी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो किस्त पहली आपकी x मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 10%, 10% मतलब 1 + 10 बटे आपका 100, यहाँ पर आएगा 10 एकम 10 वाले 11 बटे 10, यही आएगा। तो यहाँ पर 11 बटे आपका 10, ठीक है, पावर 1 है तो यही रहेगा, यहाँ पर x बटे पावर 2 है, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, 11 का 121 और 10 का 100, बराबर यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना था 46,220, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब 10x बटे आपका 11, प्लस यहाँ पर क्या पहुंचेगा 100x बटे आपका 121, बराबर आपका 4620। एक काम करो, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग 11 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यहाँ पर 11 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बेस बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 110x प्लस आपका 100x, और एलसीएम लोगे तो 121, बराबर आपका 4620, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ध्यान से समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 210 बटे आपका 121, ठीक है, बराबर आपका 4620, 0 से 0 काटोगे तो x बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा 121 मल्टीप्लाई 121, 2 से काटोगे 21 दूनी
42, 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 4 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 11, मतलब 2 4 2 6, 4 2 6 और 2, 2662, 2662, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट ये आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ठीक है, जरूरी था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया। आगे बढ़े, अगला सवाल, अगेन आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। एक ट्रेन है 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे का समय लेती है, तो 630 किलोमीटर तय करने में ट्रेन के द्वारा कितना समय लिया जाएगा। सेम सवाल है जो आप लोगों ने पहला सवाल देखा था, तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाए। 2.5 घंटे का स्पीड कितना होना चाहिए, स्पीड यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, आई होप आप लोग अभी तक आंसर आ गया हो। 630 किलोमीटर थी, 90 की स्पीड से चलोगे मतलब 7 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। आसान सवाल था, पहले हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी आपको करा दिया। अगला सवाल, अब ये एक बार आप लोग देखो, दी गई आकृति में, आकृति अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं वापस से यहां पर बना दूंगा। वृत्त का केंद्र आपका O है, POQ 54 डिग्री है, तो PRQ की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। टेक योर टाइम, आप लोग पहले सवाल को सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपका एक वृत्त। अब इस वृत्त में एक केंद्र है, ये, ठीक है, और ये O है, ये आपका O है, ठीक है। यहां पर अगर देखोगे ये P है, ठीक है, और यहां पर POQ, ये यहां पर आपका Q हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, और यहां पर पॉइंट कौन सा बनेगा आपका R, ये पॉइंट बनेगा आपका R, ठीक है। ये वाला एंगल देखिए रखा है POQ 54 आपको देखे रखा है, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है ये वाला एंगल। देखो अगर ये एंगल बताओगे ना तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीजें ड्रॉ करनी पड़ेंगी। कैसे, अगर मैं बोलूं यहां से एक इस तरीके से डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करो, होगा क्या, फायदा क्या होगा, दो प्रॉपर्टी यहां से आपको याद आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टी, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, डबल होता है मतलब ये 2 गुना होगा इस कोण का, मतलब ये 27 होना चाहिए, तभी तो 27 का डबल आपका 54 होता है। जियोमेट्री में जब हम लोग ट्राइंगल सर्किल पढ़ते हैं ना, वृत्त पढ़ते हैं, तो वृत्त के अंदर ही ये वाली प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। फिर दूसरा आता है कि भाई चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग आपको 180 मिलेगा, और ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका 27 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 में से 27 को घटा दो, 10 में से 7 जाएगा 3 मिलेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 मिलेगा, और यहाँ पर 1 मतलब 153। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चीजों को आपको सॉल्व करना है। दो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कैसा हो जाएगा, 2 गुना। दूसरा, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। ये वाला और ये वाला 180 होगा, ये वाला और ये वाला दोनों 180 होंगे, ठीक है। चलो बड़े आगे, अगला सवाल। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक टायर में आपके 3 पंक्चर हैं, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देगा, ठीक है। दूसरा पंक्चर 18 मिनट में टायर को पिचका देगा। तीसरा पंक्चर 6 मिनट में टायर को पिचका देगा, मतलब पूरी हवा निकाल देगा। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है, मतलब एक सर्टेन स्पीड में हवा निकले, तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर पिचकाने में कितना समय लेंगे, मतलब एक साथ उनकी हवा कितने समय में टायर
टायर की हवा एक साथ तीनों पंक्चर कितने समय में निकाल सकते हैं, ये आपको बताना है। समझ गया हो गया आप कौन से चैप्टर का है, टाइम एंड वर्क। वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि भाई पहला जो पंक्चर है ना वो अकेले 9 मिनट में हवा निकाल देगा पूरे टायर की, पूरे टायर की। दूसरा जो है वो 18 मिनट में, तीसरा 6 मिनट में, ठीक है, तीसरा आपका 6 मिनट में। सबसे पहले आप ये बताओ कि टायर में टोटल पंक्चर टायर में टोटल हवा होगी कितनी निकालने के लिए, तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 18, यही होना चाहिए। तो उस हिसाब से रेट क्या होगी इनके निकालने की, ये तो समय देके रखा है, रेट निकालोगे आप कैसे, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 6 3 18, यही होगा। अब तीनों अगर मिल जाएंगे ना तो किस रेट से, 3 और 1 4 और 2 6 की रेट से हवा निकलेगी, ये रेट है इनकी कार्य करने की क्षमता है। तो यहां पर सबसे पहले 18 टंकी को या 18 टायर को 6 की रेट से खाली करा जाएगा, मतलब यहां पर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आपका आना चाहिए। टाइम एंड वर्क का ही है, यहाँ पर इंसानों को हटाकर उन्होंने टायर पंचर जोड़ दिए, बाकी कॉन्सेप्ट और पैटर्न आपका पूरा वही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। कल भी मैंने इस टाइप का एक सवाल आप लोगों को करवाया था, अगेन एक और देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सब देखो ये नए नए सवाल हैं, पूरी संभावना है कि ये आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल, पूरी संभावना है कि हो सकता है आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिले, और जितने हम लोग नए नए सवालों की प्रैक्टिस करते हैं ना, हम लोगों का दिमाग खुलता है। अगर नए सवाल, हो सकता है ये सवाल ना है लेकिन इस पर बेस्ड सवाल आ जाए तो आप लोग इजीली उसे भी सॉल्व कर सकते हो। कब, जब आप लोगों ने घर से खुद से नए नए सवालों को देखा हो। अगर अचानक से नया आ जाएगा तो हो सकता है आप लोगों से ना हो, लेकिन करके आओगे अच्छे से प्रैक्टिस तो पॉसिबल है आप लोग कर पाओ। जैसे ये वाला, ए और बी आपकी दो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, जिसमें ए बड़ा है आपका बी से, ठीक है। एलसीएम कितना होगा आपका 209, तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, बी स्क्वायर माइनस ए की। अब ये कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है, जैसे 2 3 और आपका 5, ठीक है, अगर मैं बोलूं आप इनका एलसीएम लो, आप इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब साफ है प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा इनका मल्टीप्लाई ही होता है। मतलब यहां पर जो एलसीएम है ना वो आपका a मल्टीप्लाइड बाई बी होगा, मतलब यहां पर 209 होगा। ये चीज समझ में आ रही, ये कितना हो जाएगा आपका 209। अब ऐसे दो प्राइम नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई आपको 209 मिले। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19 और 23। अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का करूं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मैं इन दोनों का करूंगा तो इकाई का मुझे 9 चाहिए लेकिन यहाँ पर 3 मिलेगा, ये भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। इन दोनों से 9 9 मिल जाएगा लेकिन ये ज्यादा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 19 मल्टीप्लाइड बाई 11 करता हूं तो मुझे मिलेगा 209। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो नंबर है ना, यहाँ पर जो नंबर है प्राइम वो आपके 19 और 11 होने चाहिए। अब 19 कौन सा होगा, 11 कौन सा होगा, तो देखिए रखा है ए बड़ा वाला है, मतलब ये ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। तो बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 11 का वर्ग कितना होगा, 121, ठीक है। और ए को घटा दो, मतलब 19 को घटा दो तो 102। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोगों का आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप के सवालों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि एडीसी बराबर होगा आपके
बी ए सी के, सी ए की वैल्यू आपको दे दी। अब याद करो कल भी मैंने आपको एक सिमिलरिटी बताई थी, मतलब समरूपता। आज फिर मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं समरूपता का। ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। यहां पर एक बिंदु मिलेगा आपको डी, ठीक है। एडीसी, एडीसी आपका ये बराबर होगा इसके, ठीक है। और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में अगर आप सिमिलरिटी लगाओ, मैं अगर आप लोग सिमिलरिटी लगाओगे तो कैसे लगाओगे? सबसे पहले आप पहले वाले ट्राइंगल को कैसे भी लिख लो, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। आपने लिख लिया ट्राइंगल एसीबी, ठीक है। अब इसे आपको सिमिलर करना है। कैसे करोगे? ए का एंगल डी के बराबर है, ट्राइंगल डी, सी एंगल दोनों में कॉमन था और यहां पर आपका ए, ये होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? देखो पहला वाला ट्राइंगल का एंगल आप कैसे भी जमा लेना, फिर दूसरा वाला होगा ना, वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आपको जमाना है। दूसरा वाला पहले वाले के अकॉर्डिंग आप लोगों को जमाना है। ये चीज थोड़ी सी आप लोग यहां पर ध्यान देना, ठीक है। अब क्या करोगे? सिमिलरिटी कैसे लगाओगे? एसी और डीसी, बीसी सी ए और आपका ए बी आपका ए डी, मतलब एसी बटे आपका सी डी बराबर बीसी बटे आपका यहाँ पर एसी बराबर ए बी बटे आपका यहाँ पर ए डी, ये होना चाहिए। वैल्यू उठाकर पुट कर दो। आपको कौन कौन सी सी ए की वैल्यू देके रखी है, मतलब यहाँ पर ए सी की वैल्यू आपको देके रखी है कितनी, ए और सी 15, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी कितनी, 15। सी डी की आपको वैल्यू देके रखी है कितनी, 9, यहाँ पर भी 9, ठीक है। आपको बीसी की वैल्यू बतानी, मतलब इन दोनों से आप कंपैरिजन से, इन दोनों के कंपैरिजन से अपना आंसर निकाल सकते हो। तो बीसी बराबर 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 बटे आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 को आपने लिख दिया, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आएगा? बीसी बराबर 25। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। तो थोड़ी सी सिमिलरिटी भी आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि एग्जाम में संभावना है कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने और डिटेल में सिमिलरिटी को बताया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में बताया है। पहले वाले भी पार्ट आप लोग देख लेना, पार्ट 1 2 भी आप लोग देख लेना, क्योंकि ये आपका पार्ट 3 है, ठीक है। चलो आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल है आप लोगों का। एक आदमी ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची? आसान सवाल है, कर लोगे। कैसे करोगे? पहले कॉस्ट प्राइस देखो, ठीक है। 1 रुपए में 3 चॉकलेट आप लोग खरीदोगे, मतलब 1 रुपए में 3। अब इस पर आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब सबसे पहले करोगे क्या, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कितना आएगा? 1/2। 2 पर अगर एक टॉफी ज्यादा चाहिए, 2 पर 1 रुपए ज्यादा चाहिए, तो बेचोगे कितने में? 3 में। वैल्यू कितने की थी? 2 की। मतलब जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी ना, 3 से 3 काटोगे, 1 रुपए में 2 की होगी, मतलब 1 रुपए में अब आपको 2 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। अगर 1 रुपए में 3 खरीदोगे और 50% का लाभ चाहिए, तो 1 रुपए में आपको 2 चॉकलेट बेचनी चाहिए। एक में 3 खरीदी, एक में 2 बेच दो, 50% का आपको लाभ हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 14 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले समय, चाहे आपका सब इंजीनियर है या फिर आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का पेपर है, उसके लिए जो आपको हेल्प करने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट आप लोग देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो। और एग्जाम का लास्ट टाइम है, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ। कहाँ से लगाओगे? परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर लो, परीक्षा प्रो की आप लोग मेंबरशिप ले लो। 1 साल तक अनलिमिटेड यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। एग्जाम से पहले बेस्ट तैयारी आपकी होगी मॉक टेस्ट से। यहाँ पर आपको अपने वीक पॉइंट पता चलेंगे जिन पर आपको लास्ट में काम करना है, ठीक है। इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगेन एक बार आप लोग शेड्यूल देख लो। 11 बजे आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास रहेगी, 12 बजे मैथ्स की रहेगी, 1 बजे हिंदी, 2 बजे आपका एमपीजी की और 3 बजे आपका रीजनिंग का क्लास रहेगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। क्वेश्चंस कैसे लगे फीडबैक में आप लोग जरूर बताना। वीडियो को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करना है, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपने अगले पार्ट में।